नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इनकम टैक्स के सेकंड चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस के लेक्चर नंबर 4 के अंदर। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आप सभी ने रेजिडेंशियल स्टेटस के तीनों लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लिए होंगे और जितनी भी न्यूमेरिकल्स हम सभी ने प्रैक्टिस की थी उन सब के ऊपर आप लोगों ने अच्छे से मालूमात हासिल कर ली होगी। इस लेक्चर 4 के अंदर आज हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं डीम्ड रेजिडेंट का क्या मतलब होता है और डीम्ड रेजिडेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद हमारी इंडिविजुअल वाली कैटेगरी कंप्लीट हो जाती है और फिर आगे हम चलेंगे और एचयूएफ माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रेजिडेंशियल स्टेटस को आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं लेक्चर में आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। लेक्चर अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो के ऊपर आए हैं तो प्लीज 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 आप रेजिडेंशियल स्टेटस की कम से कम तीनों वीडियोस देख लीजिएगा। वहां से अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि हम लोगों ने पहले पार्ट के अंदर समझा था एग्जैक्टली सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बताया रेजिडेंशियल स्टेटस का मायना क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा जब भी इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक किया जाता है तो हम उसके ऊपर दो कंडीशंस अप्लाई करते हैं। सबसे पहले दो कंडीशन है बेसिक के अंदर और दो ही कंडीशन है आपकी एडिशन के अंदर। अगर आपकी एक भी बेसिक कंडीशन अप्लाई होती है तो उसको टाइटल दिया जाएगा, उस इंडिविजुअल को टाइटल दिया जाएगा रेजिडेंट का, फिर आप लोग स्विच हो गए एडिशनल कंडीशन के ऊपर। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन लागू नहीं होती है तो उस केस में हम उसको नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में रख देते हैं। इसके अलावा हमने देखा कुछ स्पेशल केस भी होते हैं जहां पे हम लोग केवल बेसिक कंडीशन के अंदर भी पहली बेसिक कंडीशन को चेक करते हैं। इसके अलावा काफी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी थी। फिर हमने देखा दो एडिशनल कंडीशंस कौन सी हैं और एग्जैक्टली कौन सी इनकम के ऊपर, कौन से स्टेटस के ऊपर, कौन सी इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना होता है। इसके अलावा हम लोगों ने फिर काफी न्यूमेरिकल्स को यहां तक प्रैक्टिस कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं आपके डीम्ड रेजिडेंट को लेकर के। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोग इंडिविजुअल वाला केस लेके चलते हैं, माने अगर आप लोग इंडिविजुअल वाली कैटेगरी उठाते हैं तो इंडिविजुअल वाली कैटेगरी के अंदर हमारे पास दो केस बन रहे थे। एक का टाइटल हमारा था जिसको हम लोगों ने रेजिडेंट बोला था, एक हमारा क्या था, नॉन रेजिडेंट था। नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या है कि इसके ऊपर ना तो बेसिक कंडीशन 1 काम करती है ना ही बेसिक कंडीशन नंबर 2 काम करती है। एडिशनल कंडीशन की तो बात होती ही नहीं है। तो ये जो आपका रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी है, इसी के आगे ये अबांडमेंट किया गया जिसको हम लोगों ने डीम्ड रेजिडेंट की कैटेगरी में रखा गया। रेजिडेंट के अंदर आपका एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट आता है, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट आता है। ये तमाम बातें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं अपने पहले 3 पार्ट के अंदर। आज क्या समझना है, देखिए सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 ये बताता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस को। अब इस सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर माय डियर फ्रेंड्स एक अमेंडमेंट किया गया और इसके अंदर एक क्लोज और डाल दिया गया। इसको फिर आगे मॉडिफाई करके बोला गया, हम इसको बोलेंगे सेक्शन 6 1A, माने इसमें आपका अमेंडमेंट कर दिया है। ये जो 1A है सेक्शन 6 का, ये आपका डीम्ड रेजिडेंट्स के स्टेटस को बताता है। डीम्ड रेजिडेंट का स्टेटस क्या कहता है, देखिए डीम्ड रेजिडेंट की कैटेगरी में कौन इंडिविजुअल आएगा, जो भी पर्सन हिंदुस्तान का निवासी है, माने उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन में रहते हैं लेकिन उनके पास जो सिटीजनशिप है वो कहां की होती है, इंडिया की होती है। तो जब भी आप लोग डीम्ड रेजिडेंट की कैटेगरी को चेक करेंगे, डीम्ड रेजिडेंट की कैटेगरी माने ये आपके जनरली नॉन रेजिडेंट वाले लोग होते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन इनके पास क्या रहेगी कि ये इंडियन सिटीजन होंगे। ध्यान दे दीजिएगा, अगर इंडिया के अंदर इनकी इनकम 15 लाख से एक्सीड करती है तो ये इनकी सेकंड कंडीशन होगी। समझ में आया? डीम्ड रेजिडेंट का मतलब क्या है, ऐसा पर्सन जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है प्लस में उसकी जो इंडियन इनकम है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉरेन इनकम, जो उसकी इंडियन इनकम है वो इंडियन इनकम सालाना या प्रीवियस ईयर के दरमियान अगर 15 लाख को एक्सीड कर जाती है तो ये दूसरी कंडीशन होगी आपकी, किसके लिए, डीम्ड रेजिडेंट के लिए। और तीसरी कंडीशन क्या कहती है, उसने जो ये 15 लाख से ज्यादा कमाया और वो किसी अदर स्टेट में डोमिसाइल की वजह से या रेजिडेंसी की वजह से या सिमिलर कंडीशंस की वजह से कोई टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है तो उसको हम लोग डीम्ड रेजिडेंट की कैटेगरी में रखेंगे और उससे बराबर हम लोग टैक्स लेंगे। क्लियर है? यानी कि आपकी तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, अगर वो नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्रीज, किसकी वजह से, डोमिसाइल की वजह से, फिर अगला क्या है, रेजिडेंसी की वजह से, या
ऐसी ही कोई सिमिलर क्राइटेरिया है या कंडीशन है उसकी वजह से। तो जब भी आप लोग डीम्ड रेजिडेंस की कैटेगरी को चेक करते हैं तो तीन चीजें चेक करेंगे, आपका इंडिविजुअल इंडियन सिटीजनशिप रखता हो, दूसरा हम देखेंगे उसकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से एक्सीड करनी चाहिए, तीसरी उस इनकम के ऊपर वो कहीं और इनकम टैक्स पे ना कर रहा हो, चाहे वो डोमिसाइल की वजह से हो, चाहे वो रेजिडेंसी की वजह से हो या कोई सिमिलर कंडीशन की वजह से हो। तो उसको क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसको डीम्ड रेजिडेंट की कैटेगरी में रखेंगे और उससे बराबर टैक्स लिया जाएगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आपकी बेसिक कंडीशन 1 को भी फॉलो नहीं करता, सेकंड को भी फॉलो नहीं करता है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर ये तीन कंडीशन उसके ऊपर लागू होती हैं तो आंख बंद करके उसके ऊपर कौन सा टाइटल लग जाएगा, कौन सा स्टेटस उसको दे दिया जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट वाला स्टेटस दे दिया जाएगा। क्लियर? तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, डीम्ड रेजिडेंट के ऊपर अक्सर एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है। मैं फिर बता रहा हूं, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आपको बताता है इंडिविजुअल के स्टेटस को लेकर के कि इसका इंडिविजुअल का स्टेटस आपका रेजिडेंट होगा कि नॉन रेजिडेंट होगा। अगर रेजिडेंट होगा तो ऑर्डिनरी के केस में जाएगा कि नॉट ऑर्डिनरी के केस में जाएगा। लेकिन जब इस सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर अमेंडमेंट किया गया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 और आपका क्लोज ए आया, वो आपके डीम्ड रेजिडेंट स्टेटस को लेकर के आया। क्लियर है? और इसके लिए तीन कंडीशंस आपकी हैं, अगर आप इनको चेक कीजिए, अप्लाई कीजिए, अगर ये तीनों कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई होती हैं तो उस पर्सन को डीम्ड रेजिडेंट का स्टेटस दे दिया जाएगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक हम लोगों ने इंडिविजुअल वाले केस को कंप्लीट कर लिया है कि इंडिविजुअल का पूरा केस क्या रहने वाला है, इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे चेक किया जाएगा और एग्जैक्टली स्टेटस डिसाइड होने के बाद उसको कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देना है। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने आपको क्लियर करा दिया था, हमारे पास एक तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस वाला स्टेटस आया था, एक आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस वाला स्टेटस आया था और एक हमारे पास आया था आपका नॉन रेजिडेंस वाला स्टेटस। नॉन रेजिडेंस मतलब ना तो बेसिक कंडीशन 1 काम करे ना ही बेसिक कंडीशन 2 काम करे। तो इस तरीके के स्टेटस रखने वाले इंडिविजुअल को केवल और केवल इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। और जो भी आपके नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, इस केस में देखिए आपके पास जो इंडियन इनकम है माय डियर फ्रेंड्स, उसके ऊपर तो आपको टैक्स देना ही है, प्लस में कुछ फॉरेन इनकम है कुछ केसेस में जहां पर आपको कुछ फॉरेन इनकम के ऊपर भी टैक्स देना है। अगर आपका स्टेटस आपका ऑर्डिनरी आ जाता है, माने रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी आ जाता है, तो आपको आपकी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। यानी कि आप जहां जहां से हिंदुस्तान के अलावा भी किसी भी विदेश से या किसी और फॉरेन कंट्री से पैसा कमाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको क्या पे करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर? तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है एग्जैक्टली कि यहाँ पे किस केस में कितनी इनकम के ऊपर और कौन कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। इंडिविजुअल के लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना आ गया होगा। अब जब आप लोग इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, HUF। तो अब हम बात करेंगे HUF के केस में एग्जैक्टली कितनी इनकम टैक्स लायबल होगी, कौन कौन सी इनकम टैक्स लायबल होगी, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि हम लोग बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द HUF, माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कैसे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना। देखिए जब भी आप लोग HUF की बात करते हैं, माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, तो दो बातें आपको याद रखनी है। इनके रेजिडेंशियल स्टेटस को अगर आपको चेक करना है तो ये भी हर साल चेक होगा, माने एवरी प्रीवियस ईयर आपको इनके रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करना होगा। यहाँ पे दो अहम सेक्शन आ जाते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन 6 तो रहेगा ही रहेगा, सब सेक्शन आपका 2 आ जाएगा। माने आप लोग क्या कहेंगे, सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 है। एक तो ये किसको बताएगा, ये किसके लिए डिसाइड करेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन करेगा। आगे इसी का सेक्शन 6 का सबसेक्शन 6 भी किसको डिफाइन करेगा, ये भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए आपकी कंडीशंस को एक्सप्लेन करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, हर प्रीवियस ईयर आपके जो भी HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उनके रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक किया जाता है, हर साल उसको चेक किया जाता है। प्लस में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन
सेक्शन सब सेक्शन 2, सेक्शन 6 सॉरी सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, ये आपके क्या बताते हैं, ये गवर्न करते हैं किसको, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रेजिडेंशियल स्टेटस को। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 2, सेक्शन 6 और सब सेक्शन 6, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 के अंदर, जहां पर हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे चेक किया जाएगा। जैसे अभी अभी हमने बात की सेक्शन 6 की और सब सेक्शन 1 की, तो इंडिविजुअल के केस में हम लोग या तो बेसिक कंडीशन 1 अप्लाई करते थे या फिर हम लोग बेसिक कंडीशन 2 अप्लाई करते थे। यहां से अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आता था तो हम लोग आगे मूव करते थे, यहाँ पे हम लोग एडिशनल कंडीशन 1 एंड एडिशनल कंडीशन 2 अप्लाई करते थे और यहां से हम उसके रेजिडेंशियल स्टेटस को डिवाइड कर देते थे, ओआर के अंदर आएगा कि एनओआर के अंदर आएगा, और यहां से हम लोग डिसाइड कर देते थे कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आर रहेगा कि एनआर रहेगा, माने नॉन रेजिडेंस रहेगा कि रेजिडेंस रहेगा। ये तो आपका कहां किसके केस में था, इंडिविजुअल के केस में था। मैंने बताया, बार बार बता रहा हूं, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 बताता है इस बात को। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोग कहां पे डिस्कशन करेंगे, सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 के अंदर। क्लियर है? यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, जब भी आप लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर हम बात करते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स की, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ए मोड ऑफ द बिजनेस, आप सभी को पता है। तो इसके अंदर जो भी आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो अफेयर्स होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा माय डियर फ्रेंड्स कि आपका जो एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा कि नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। माने सर ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, एचयूएफ इज ए रेजिडेंट, ये क्या रहेगा, रेजिडेंट रहेगा इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, देखिए किसकी बात हो रही है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली और पार्शियली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ध्यान से देखिएगा, इसका क्या मतलब है कि आपका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है, अगर वो पूरा का पूरा, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, होली या पार्शियली, उसका कुछ हिस्सा अगर वो सिचुएटेड है इंडिया के अंदर, जिस साल आपने पैसा कमाया, प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, जिस साल आपने पैसा कमाया उस साल अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स का पूरा हिस्सा 100% कंप्लीटली होली या फिर उसका कुछ परसेंटेज इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, तो आपका जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसको रेजिडेंट का स्टेटस दे दिया जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। यहां पे डिवाइड करने का, वहां पे तो हम लोग देख रहे थे इंडिविजुअल के केस में कि वो हिंदुस्तान में कितने दिन रहा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स को देखेंगे। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स हिंदुस्तान के अंदर सिचुएटेड है, चाहे उसका कुछ हिस्सा सिचुएटेड हो या फिर वो कंप्लीटली हिंदुस्तान से ऑपरेट हो रहा हो, कंट्रोल हो रहा हो, मैनेज हो रहा हो, तो उस केस में हम उसको रेजिडेंट की कैटेगरी में रख देंगे, रेजिडेंट का स्टेटस दे देंगे। और अगर आपका पूरा का पूरा ही आउटसाइड से कंट्रोल और मैनेज हो रहा है तो उस केस में हम लोग उसको नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में रख देंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रेजिडेंट का स्टेटस कब दिया जाएगा, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीटली या पार्शियली सिचुएटेड है इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस साल का इनकम टैक्स, जिस साल उसने पैसा कमाया उस साल, तो उसको रेजिडेंट का टाइटल दे दिया जाएगा। और अगर उसका पूरा का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड द इंडिया है तो उसको क्या टाइटल दिया जाएगा, एनआर, माने नॉन रेजिडेंट का टाइटल दिया जाएगा। क्लियर? तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूं सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो आपने कहा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, तो देखिए अगर मैं आपको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में समझाऊं तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो केवल 3 बुनियादी बातें, केवल 3 फाउंडेशनल बातों को आप लोग समझ लीजिए। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है जो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अफेयर्स है उनका हेड एंड ब्रेन। क्लियर है? आप लोग क्या कह सकते हैं, जो उनका हेड एंड ब्रेन है उसको क्या कहेंगे हम लोग, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कह सकते हैं। जो भी आपका एचयूएफ अफेयर्स है, माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो भी अफेयर्स हैं उसका हेड और ब्रेन इज इक्वल टू द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, व्हाटएवर यू कैन से, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, जहां पर आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाए जाते हैं, जहां पर सारे के सारे
इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोल देंगे। यूजुअली लोकेटेड वेयर द कर्ता रेजिडेंट, मतलब जहां पे आपका कर्ता रहता है एंड मैनेज करता है अफेयर्स को, उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोलेंगे। माने जहां पे कर्ता आपका रेजिडेंट है, जहां पे कर्ता आपका रहता है, जहां से मैनेज करता है, जहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अफेयर्स के लिए, और जहां पर हेड और ब्रेन ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अफेयर सिचुएटेड होता है। ये तीनों चीजें किसको इंडिकेट करती हैं, ये तीनों चीजें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द एचयूएफ अफेयर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो बहुत बुनियादी तौर पे इनकम टैक्स को लेकर के आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एचयूएफ माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में एग्जैक्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। तो अगर कोई हिस्सा आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का, एचयूएफ अफेयर्स के कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का अगर हिंदुस्तान के अंदर है तो वो आपका रेजिडेंस कहलाएगा, और अगर आपका पूरा का पूरा हिंदुस्तान के अंदर है तो भी रेजिडेंस कहलाएगा। अगर पूरा का पूरा आउटसाइड द इंडिया है तो वो आपका एनआर माने नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर? तो यहां तक उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको बातें समझ में आई होंगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे। क्या बताया मैंने, आपका एचयूएफ है, हमने देखा आपका जो एचयूएफ है उसको डिसाइड करने के लिए, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन करने के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 हमें कहता है कि यहाँ पे दो आपके स्टेटस बन जाते हैं। एक आपका रेजिडेंट बन जाता है, ठीक है ना, यानी कि आपके एचयूएफ के लिए भी रेजिडेंट बन जाता है। एक आपका नॉन रेजिडेंट बन जाता है, यानी कि आपका दूसरा स्टेटस क्या बन जाता है, नॉन रेजिडेंस बन जाता है। इसके ऊपर तो क्या ही बात करना। अब रेजिडेंट के अंदर भी जैसे आप लोगों ने इंडिविजुअल का केस लिया था, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा और फिर क्या बनेगा आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस बनेगा। किसकी बात कर रहे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ एचयूएफ इज रेजिडेंट इन इंडिया इट फर्दर क्लासिफाइड इनटू द आरओआर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखिए रेजिडेंट यानी कि ये वाला आर एंड द ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड द नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इनको दो कैटेगरी में आप लोग आगे जाके डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कंडीशंस फॉर आरओआर एनओआर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 बताता था कि रेजिडेंट होगा कि नॉन रेजिडेंट होगा, और अगर रेजिडेंट होगा तो उसके अंदर ओआर और एनओआर की क्या कंडीशन होंगी, ये आपके सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अंदर डिफाइन की गई है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये आपका आरओआर और एनओआर, ध्यान से समझिएगा किसकी बात हो रही है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात हो रही है। रेजिडेंट एंड द नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये दोनों चीजें आप लोग कैसे चेक करेंगे, आपको कंडीशन देखनी है, दो कंडीशन देखनी है। कौन सी दो कंडीशन देखनी है जो आप लोग इंडिविजुअल के केस में चेक करके आए थे, आपकी एडिशनल कंडीशन 1 एंड आपको चेक करनी है एडिशनल कंडीशन 2। ये दोनों कंडीशन आपको चेक करनी है, दोनों सेटिस्फाई करेंगी तो आपका आरओआर और एनओआर डिसाइड होगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करी, यानी कि दोनों ने, यानी कि आपकी AC1 प्लस में AC2 ने यस किया, यानी कि क्या किया, आपका यस किया, तो आपका स्टेटस बनेगा आरओआर। अगर एक ने भी नो कर दिया तो आपका स्टेटस बनेगा RNOR, माने रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिएगा आपकी जो एडिशनल कंडीशन 1 क्या कहती थी कि जिस साल आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है उससे पहले वाले जो 10 साल है उसमें 2 टाइम वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 2 टाइम रेजिडेंट होना चाहिए, प्लस में पिछले 7 साल के दरमियान कम से कम 730 दिन हिंदुस्तान में रहा हो। ये सेम कंडीशन यहाँ पे 730 दिन 7 साल के दरमियान रहेगा। क्लियर है? और अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, RNOR की कैटेगरी में रख देंगे। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से आपको डिफाइन करना है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को समझना है। आप लोगों ने समझा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में क्या क्या केसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग एक कंबाइन चार्ट देख सकते हैं। अगर आपको रेजिडेंट की कैटेगरी में रखना है तो क्या होगा, अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्शियली इंडिया में है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एचयूएफ के अफेयर्स की, याद रखिएगा किसकी
बात कर रहे हैं HUF के अफेयर्स की, क्लियर है। और यहाँ पे दो स्टेटस निकलेंगे, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट का स्टेटस निकलेगा, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का स्टेटस निकलेगा, क्लियर है। नॉन ऑर्डिनरी के केस में अगर आउटसाइड द इंडिया हो जाता है तो नॉन ऑर्डिनरी आ जाएगा। अब देखिए ROR का मतलब क्या है, आपका रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स और रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यहाँ पे वही आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। यहाँ पे कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो भी आप लोग उसको क्या कह देंगे, RNOR की कैटेगरी में रख देंगे, क्लियर। तो यहाँ पर आकर के ये आपका कंप्लीट हो जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला। तो आज की वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या सीखा, मैं समराइज कर देता हूं। आज की वीडियो में हमने देखा जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 और क्लोज ए जो है वो डीम्ड रेजिडेंट को डिफाइन करता है, जहां पे 3 कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कशन किया। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए हमने देखा हर साल कैलकुलेट होगा, और सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 डिफाइन करेगा रेजिडेंट होगा कि नॉन रेजिडेंट होगा, और सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 डिफाइन करेगा ROR और NOR की कंडीशन को। आगे हमने देखा सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इसकी पूरी कंडीशंस को समझा। एक शब्द आया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इसको समझा। फिर हमने देखा टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आपका ROR RNOR का क्या मतलब होता है, कंडीशन फॉर ROR एंड RNOR को समझा। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 को अंडरस्टैंड किया। फाइनली एक टेबल की हेल्प से मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से चीजों को समझा दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स आज का जो एजेंडा था हमारा लेक्चर 4 के अंदर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को लेकर के था, और आज का जो एजेंडा था वो हमारा डीम्ड रेजिडेंट को लेकर के था। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा, चीजें क्लियर रही होगी। फिर भी अगर कुछ रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकीप लर्निंग।